इन कुछ दिनों में तानिया की जिंदगी में इतना कुछ हो रहा था कि सब उसके सिर के ऊपर से जा रहा था। उसने सोचना समझना छोड़ दिया था। जिंदगी जिस दिशा में लेकर जा रही थी वो बिना कोई सवाल के उस दिशा में चली जा रही थी। खैर उसके पास इसके अलावा कोई और विकल्प भी नहीं था। जिस दिल्ली को तानिया छोड़कर भागी थी, जहां दोबारा कदम न रखने की उसने ठानी थी, आज वही दिल्ली उसे वापस बुला रही थी। रजत दिल्ली। रजत और संजय आज बाहर कॉफी पीने के लिए मिले थे। बातों बातों में संजय ने उसे सम्राट के एक्सीडेंट के बारे में बताया। ये सुनकर रजत हैरान हो गया। ओह, उसका एक्सीडेंट हो गया? कब, कैसे? रात में कोई गाड़ी मारकर भाग गई। अंधेरे की वजह से गाड़ी का नंबर भी नहीं देख पाया कोई। अब कैसा है वो? कोमा में है। तानिया का रो रो कर बुरा हाल है। तानिया उसके लिए आंसू बहा रही है। ये सुनकर टीस सी उठी थी रजत के मन में। उसने अपने जज्बातों को नियंत्रण में किया और सम्राट की खराब हालत पर दुख जाहिर करने लगा। संजय ने उसके चेहरे पर बदलते हाव भाव को पकड़ लिया था। उसने जानबूझकर कहा, क्यों इतना दुख मना रहा है रजत? तुझे तो खुश होना चाहिए उसकी हालत पर। माना मेरी बीवी आजकल उसके साथ सो रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं उसका बुरा चाहूँ। इसमें उस बेचारे का क्या कसूर? वो तो भागकर दिल्ली नहीं आया था ना। तानिया उसके पीछे मनाली गई थी। तानिया देखने में खूबसूरत है और उसके गालों पर पड़ने वाले डिम्पल तो किसी का भी मन मोह ले। जाहिर सी बात है, सामने से इतनी खूबसूरत लड़की खुद बिस्तर पर बिछने के लिए तैयार हो जाए तो कोई बेवकूफ़ी मना करेगा। अब उस बेचारे को क्या पता था तान्या की खराब किस्मत उसकी भी किस्मत बिगाड़ देगी। पड़ा है बेचारा बिस्तर पर कोमा में, अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। क्या पता वो कोमा से बाहर आ जाए। ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है संजय, हकीकत में नहीं। रजत रात को बिस्तर पर लेटा हुआ था। सामने की दीवार पर उसकी और तानिया की शादी की तस्वीर लगी हुई थी। इतना समय बीत गया था उसे उसकी जिंदगी से गए हुए। इसके बावजूद वो तस्वीर अभी भी अपनी पुरानी जगह पर थी। तानिया उसकी जिंदगी में खुशी बनकर आई थी। उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखती थी। उसे ज़रा सा कुछ हो जाए तो चिंता कर करके परेशान हो जाती थी। उसके बदन की महक, बालों की खुशबू, उसकी डिम्पल वाली मुस्कुराहट आज भी वो अपने भीतर महसूस कर सकता था। उसके जाने के बाद जीवन में इतना खालीपन आ जाएगा उसे एहसास नहीं था। तानिया सम्राट के लिए आंसू बहा रही है, ये सुनकर उसे बड़ी तकलीफ हुई थी। सीने पर जैसे हजारों सांप लौट गए हों। कभी उसके लिए आंसू बहाने वाली आज किसी और के लिए आंसू बहा रही थी। इस ख्याल ने उसे बेहद तकलीफ दी थी। अचानक से उसके दिल ने कहा, जो तू चाहता था वही तो हो रहा है, तो फिर ये कैसी तकलीफ है? वो सिर्फ कागज पर तेरी पत्नी है, शरीर और मन से तो वो सम्राट की हो चुकी है। उसने गुस्से में अपनी अंतरात्मा को जवाब दिया, तकलीफ इस बात की है कि वो मेरे लिए ना रोकर किसी और के लिए रो रही है। इतनी लड़कियों के साथ रात गुजारने के बाद भी ना शरीर तरफ महसूस करता है और ना ही आत्मा। मुझे मेरी तानिया चाहिए, चाहे जैसे भी हो, हर हाल में मुझे मेरी तानिया वापस चाहिए। कितनी सख्त जान है ये सम्राट। इतने दिन हो गए हैं कोमा में गए हुए, अभी तक जिंदा है। काश एक्सीडेंट के समय ही मर जाता तो मैं तानिया को बहला फुसलाकर घर ले आता। रजत आजकल अपने आप से अकेले में यूं ही बातें किया करता था। परिवार के नाम पर उसके पास तानिया के सिवा अपना कहने को कोई नहीं था। ये अकेलापन उसे भीतर ही भीतर मार रहा था। सम्राट के माता पिता दिल्ली वापस आ गए थे। घर आते ही उन्होंने रीना को उसकी बुआ के घर से बुला लिया। उन्होंने जब उसे सम्राट के एक्सीडेंट और उसके कोमा में जाने के बारे में बताया तो वह स्तब्ध हो गई। उसे चुप देखकर उसकी मम्मी ने कहा, कुछ बोलती क्यों नहीं हो? चुप क्यों हो? रीना रोई नहीं, उल्टा व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए उसने कहा, बधाई हो आप दोनों को, आपकी बद्दुआएं असर कर गई। आपने मृत घोषित कर दिया था ना अपने बेटे को। देखिए वो लगभग मृत अवस्था में ही बिस्तर पर पड़ा है। उम्मीद है अब तो आप लोगों के मन को शांति मिल गई होगी। भैया और भाभी को इस हाल में देखकर अपनी बकवास बंद कर रीना, हम उसके माँ बाप हैं, कोई दुश्मन नहीं। गुस्से में कही गई बातों का कोई आधार नहीं होता। यह कहकर अब आप अपने आप को सही साबित करने की कोशिश मत कीजिए। बड़े होने का ये अर्थ नहीं कि आप हर बार सही होंगे। तभी उसके पापा ने कहा, तुम ठीक कह रही हो रीना, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। फिलहाल ये वक्त लड़ने का नहीं है, सम्राट और तानिया को संभालने का है। हमने तानिया को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है। हम लोग सम्राट को इलाज के लिए दिल्ली लाना चाहते हैं। उम्मीद है सब जल्दी ठीक हो जाएगा। अपने पापा के मुंह से ये बात सुनकर रीना का गुस्सा शांत हो गया और गुस्से की जगह आंसुओं ने ले ली।
पापा, मैं सम्राट भैया से मिलने मनाली जाना चाहती हूँ। 2-3 दिन रुक जाओ, साथ चलेंगे सम्राट को लेने के लिए। फिलहाल मुझे और तुम्हारी मम्मी को हॉस्पिटल जाना है। सम्राट की रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर जोशी के साथ अपॉइंटमेंट है। उसके पापा के फ़ोन की घंटी बजने लगी तो वो फ़ोन पर बात करने चले गए। उसकी मम्मी ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, चिंता मत करो बेटा, सम्राट जल्दी ठीक हो जाएगा। वैसे एक खुशखबरी भी है। उसने हैरानी जाहिर करते हुए कहा, खुशखबरी? हाँ, तुम बुआ बनने वाली हो, वो भी जुड़वा बच्चों की। ये खबर सुनकर रीना के होंठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने खुशी से अपने मम्मी को गले लगा लिया। ओ मम्मी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। भगवान करे सम्राट भैया जल्दी अच्छे हो जाएं। ये तानिया का नंबर है, उससे वीडियो कॉल पर बात कर लेना और सम्राट को देखकर रोना नहीं, समझी कि नहीं? समझ गई मम्मी। उसके मम्मी पापा हॉस्पिटल चले गए सम्राट की रिपोर्ट्स लेकर। उनके जाने के बाद उसने तानिया से वीडियो कॉल पर बात की। ये पहली बार था जब वो तानिया से बात कर रही थी। उसने उसकी फोटो तो देखी थी लेकिन कभी बात नहीं की थी। हेलो, नमस्ते भाभी, मैं रीना, सम्राट भैया की छोटी बहन। तानिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पहचानती हूँ तुम्हें, सम्राट ने तुम्हारी तस्वीर दिखाई थी मुझे। भैया कैसे हैं? तानिया ने नम आंखों से मोबाइल सम्राट की तरफ घुमा दिया। अपने भाई को इस हालत में देखकर वो चाहकर भी अपने आंसू रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोता देख तानिया की आंखों से भी आंसू बह निकले। बड़ी मुश्किल से रीना ने अपने जज्बातों को नियंत्रित कर तानिया से कहा, सॉरी भाभी, मैंने आपको रुला दिया। मम्मी पापा हॉस्पिटल गए हैं भैया की रिपोर्ट्स लेकर। डॉक्टर से बात होते ही हम भैया और आपको लेने आएंगे। आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर तक दोनों बातें करते रहे। रीना सम्राट के बचपन की कहानियां सुनाकर उसे हंसाती रही। रीना से बात करने के बाद तानिया का मूड थोड़ा बेहतर हो गया था। आखिरकार उसे अपना परिवार मिल गया था। बस एक ही बात तकलीफ दे रही थी कि जिसकी वजह से ये परिवार मिला है वो होश में नहीं था। वो रात को सोते समय सम्राट से बात कर रही थी। पता है, आज रीना का फोन आया था तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछने के लिए। उसने तुम्हारे बचपन की कई कहानियां सुनाई। मुझे नहीं पता था बचपन में मेरा सम्राट इतना शरारती था। तुम्हारे मम्मी पापा का व्यवहार भी मेरे प्रति बदल गया है। बहुत प्यार से पेश आते हैं मेरे साथ और काफ़ी ख्याल भी रखते हैं। शायद इसकी वजह हमारे होने वाले बच्चे हैं। वो तुम्हें इलाज के लिए दिल्ली ले जाना चाहते हैं। तुम तो जानते ही हो, दिल्ली के नाम से ही मेरा दिल घबराने लगता है। मेरा मन तो नहीं है दिल्ली जाने का, लेकिन बात तुम्हारे इलाज की है इसलिए मैंने हाँ कर दी। लड़ाई के वक्त तुमने कहा था कि मैं सोती तुम्हारे साथ हूँ और दिल में मैंने रजत को बसा रखा है। तुम्हारी इस बात ने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई थी सम्राट। तुम्हारे मेरी जिंदगी में आने से बहुत पहले से रजत मेरे दिल से जा चुका था। सिर्फ मेरा शरीर उसके साथ था, आत्मा तो कब की मर चुकी थी। उसका घर छोड़ते समय पता नहीं था किधर जाऊंगी। 2 जोड़ी कपड़ों और थोड़े से पैसों के सिवाय मेरे पास कुछ भी नहीं था। बस अड्डे पर इतनी सारी बसें खड़ी थी अलग अलग जगहों की। लेकिन पता नहीं उस वक्त मुझे क्या सूझा जो मैं मनाली की बस में बैठ गई। किस्मत देखो, मेरे साथ वाली सीट पर तुम बैठे हुए थे। तुमने मुझे पहचान लिया और अपने घर में रहने की जगह दे दी। मैंने बहुत रोका खुद को तुम्हारे करीब आने से, लेकिन नहीं रोक पाई। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सम्राट। मेरे शरीर मेरी आत्मा पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। मैं अपने अतीत को बहुत पीछे छोड़ आई हूँ। मेरा उससे कोई सरोकार नहीं है। मेरा वर्तमान और भविष्य तुम हो सम्राट। तान्या ने तो अतीत को छोड़ दिया है, लेकिन अतीत ने कहाँ अभी उसको छोड़ा है। अतीत तो अभी भी उसके लौट आने की राह तक रहा है। सम्राट के माता पिता उसकी रिपोर्ट्स लेकर दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों के चक्कर काट रहे थे। कहीं से कोई पॉजिटिव जवाब नहीं मिल रहा था। अकेले में दोनों कई बार अपने आप को कोसते कि आखिर क्यों उन्होंने अपने बेटे को इतनी बद्दुआएं दे डाली। उन्हें भी कहीं न कहीं ये लगने लगा था कि सम्राट की खराब हालत उनकी बद्दुआओं का ही नतीजा है। उसकी मम्मी रोज भगवान के आगे अपने बुरे कर्मों के लिए माफ़ी मांगती और उसके ठीक होने के लिए प्रार्थना करती। जैसे जैसे समय बीत रहा था उन्हें सम्राट और तानिया दोनों की चिंता सताने लगी थी। प्रेगनेंसी की हालत में तानिया का अकेले रहना सही नहीं था। उन्हें डर लग रहा था कि एक तो बेटा पहले से ही कोमा में है और ऊपर से अगर उनकी बहू को गर्भावस्था की हालत में कुछ हो गया तो वह अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगी। आखिरकार भगवान ने उनकी सुन ली। फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर अरोड़ा में उन्हें उम्मीद की किरण नजर आई। डॉक्टर अरोड़ा ने सम्राट की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स देखी। वीडियो कॉल पर डॉक्टर नवीन ठाकुर और तानिया से भी बात की। सब कुछ देखने समझने के बाद उन्होंने फोर्टिस में उसके इलाज के लिए हरी झंडी दे दी।
सारे इंतजामात करने के बाद उसे फ्लाइट से मनाली से दिल्ली लाया गया था। फ्लाइट में डॉक्टर और नर्स के साथ तानिया, उसके सास ससुर और दादी भी साथ आए थे। रीना घर पर ही थी बाकी के इंतजाम करने के लिए। सम्राट को सीधा दिल्ली एयरपोर्ट से एम्बुलेंस में फोर्टिस ले जाया गया। तानिया की सास दादी को लेकर घर चली गई। हॉस्पिटल में वो और उसके ससुर थे। हॉस्पिटल में पहुंचते ही डॉक्टर अरोड़ा ने सम्राट का इलाज शुरू कर दिया। ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल लेने के बाद उसे दिमाग के एमआरआई के लिए ले जाया गया। तानिया कुर्सी पर आंखें बंद करके बैठी हुई थी। उसके ससुर उसके पीने के लिए जूस ले आए। तानिया, उठो, जूस पी लो, मेरा मन नहीं है पीने का। उसे उन्हें पापा कहते हुए झिझक सी महसूस हो रही थी। इस हालत में भूखा रहना ठीक नहीं है। सम्राट का एमआरआई होते ही खाना खा लेंगे, तब तक तुम जूस पी लो। मुझे भूख नहीं है, ना कुछ खाने का मन कर रहा है और ना ही पीने का। जब मेरा मन करेगा खाने का तब मैं रूम में मंगवा कर खा लूंगी। आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप घर जाकर आराम कर लीजिए। मैं सम्राट के साथ हूँ यहाँ पर। लगता है तुमने अभी तक मुझे माफ नहीं किया है। मैं और तुम्हारी मम्मी बहुत शर्मिंदा है तानिया अपने व्यवहार पर। तानिया को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। वो चुपचाप सिर झुकाए फर्श की ओर देख रही थी। तानिया, मैं तुम्हें हॉस्पिटल में सबके सामने डांटना नहीं चाहता। जल्दी से ये जूस खत्म करो। अपने पापा की बात मानने से तुम छोटी नहीं हो जाओगी। उसके ससुर उससे जिस अपनेपन से बात कर रहे थे उसे देखकर वो भावुक हो गई। वो उन पर भरोसा करना चाहती थी लेकिन मन में कहीं ना कहीं संशय भी था। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, कहीं आपका व्यवहार सम्राट के ठीक होते ही बदल तो नहीं जाएगा? आप मुझे उससे और मेरे बच्चों से दूर तो नहीं करेंगे ना? नहीं बेटा, ऐसा करना तो दूर, सोचना भी पाप है मेरे लिए। पहले ही बहुत गलतियां कर चुका हूं, अब और नहीं करना चाहता। सम्राट के एक्सीडेंट के बाद इतना तो समझ चुका हूं कि बच्चों के बिना माँ बाप का जीवन अधूरा है। सम्राट और तुम्हारी जोड़ी तो भगवान ने बनाई है, उसे तोड़ने का पाप मैं कैसे कर सकता हूँ? ईश्वर तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे बेटा। उनकी बातें सुनने के बाद तानिया के मन से हर संशय मिट गया था। उसे अच्छा लगा था उनका उसे बेटा कहकर बुलाना। उसने झिझकते हुए कहा, पापा आपने कुछ खाया कि नहीं? नहीं, सम्राट के आने का इंतजार कर रहा हूँ, उसके आने के बाद ही कुछ खाऊंगा। थोड़ी ही देर में सम्राट अपने रूम में वापस आ गया था। एमआरआई की रिपोर्ट आने में समय था। तानिया और उसके ससुर ने साथ खाना खाया और फिर वो थोड़ी देर बाद घर के लिए निकल गए। शाम को रोहन और दीपिका भी मिलने आए थे सम्राट से। उसे बिस्तर पर बेहोश देख दोनों ही भावुक हो गए। रोहन ने उसका हाथ अपने हाथों से सहलाते हुए कहा, सम्राट यार, बहुत हो गया तेरी नींद का ये नाटक, अब जल्दी से होश में आ जा। हम सब तुझे बहुत मिस कर रहे हैं। तेरी आवाज़ को सुने हुए कितने दिन हो गए हैं। हमारे लिए नहीं, कम से कम अपनी तानिया के लिए तो आंखें खोल दे। सम्राट की ऐसी हालत देख रोहन अपने आप को रोक नहीं पाया और रोने लगा। उसे रोता देख दीपिका उसे डांटने लगी, संभालो अपने आप को रोहन, तुम्हारी ये हालत है तो सोचो तानिया पर क्या गुजर रही होगी। ऐसी हालत में उसे खुश रहना चाहिए, लेकिन सबको रोता देख उसकी आंखों से आंसू छलक आते हैं। रोहन ने दीपिका की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। उसने तानिया की तरफ इशारा किया। कुछ समझ में आया कि नहीं? तानिया थोड़ी मोटी लग रही है, शायद तनाव की वजह से ज्यादा खा रही होगी। तुम एकदम बुद्धू हो रोहन, तानिया माँ बनने वाली है, वो भी जुड़वा बच्चों की। तुम्हें कैसे पता? तानिया ने अभी अभी मुझे बताया है। ये खबर सुनकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। इसका मतलब जो सम्राट ने पंडित वाली कहानी सुनाई थी वो सच निकली। अब हैरान होने की बारी तानिया की थी। उसने तुम्हें ये सब भी बताया था रोहन? ये सुनकर उसके मोंठों पर मुस्कुराहट आ गई। हम दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाते। ये सुनकर तानिया और दीपिका दोनों ने अपना सिर पकड़ लिया। रात को रीना और मम्मी आई उससे मिलने के लिए। रीना ने अपने भाई के हाथ को हल्के से चूमा और उसे देख मुस्कुराने लगी। वो इस समय रोकर तानिया को नकारात्मक महसूस नहीं करवाना चाहती थी। उसने उसे गले से लगा लिया। भैया जल्दी ठीक हो जाएंगे भाभी, आप फिक्र ना करें। पूरे परिवार की दुआएं भैया के साथ हैं। उसकी सास के उसके सिर पर प्यार से हाथ रखते ही वो भावुक हो गई और उनके गले से लग गई। सम्राट के एक्सीडेंट और उसके जुड़वा बच्चों की खबर ने उसके परिवार को एक कर दिया था। अब वो अकेले नहीं थे। परिवार के साथ की ताकत उनके साथ थी। कमी थी तो एक ही चीज की, सम्राट के होश में आने की। वो होश में आएगा कि नहीं अभी कुछ कहा नहीं जा सकता था। सभी को उसकी एमआरआई की रिपोर्ट के आने का इंतजार था। डॉक्टर अरोड़ा ने एमआरआई की रिपोर्ट देखने के बाद अपनी टीम को सम्राट के दिमाग के ऑपरेशन की तैयारी के निर्देश दे दिए थे। एक दिन बाद ऑपरेशन था। परिवार वाले तनाव में थे।
डॉक्टर अरोड़ा ने उसके माता-पिता और तानिया को अपने केबिन में बुलाया बात करने के लिए। कल सम्राट का ऑपरेशन है। 99% उम्मीद है कि ऑपरेशन के कुछ घंटों बाद ही होश में आ जाएगा। लेकिन 1% के बारे में सोचें तो हो सकता है उसकी याददाश्त चली जाए। वो किसी को पहचाने नहीं या फिर उसका दिमाग कुछ बातों को याद रखे, कुछ को भूल जाए। ऐसे हालात में आप सबको सब्र से काम लेना होगा। कोई उसके सामने रोएगा नहीं और ना ही एकदम से उसे बीती बातें याद दिलाने की कोशिश करेगा। 2 महीने बाद वो कोमा से बाहर आएगा। ऐसे में उसका शरीर और दिमाग समय लेगा सामान्य होने में। उम्मीद है सबको बात समझ में आ गई होगी। उसके ऑपरेशन का तनाव लेने की बजाय उसके लिए भगवान से प्रार्थना करिए और माहौल को पॉजिटिव बनाए रखने की कोशिश कीजिए। जी डॉक्टर, आपने जैसा कहा है हम सब वैसा ही करेंगे। बाहर आकर तीनों कैंटीन में बात करने के लिए चले गए। तानिया के ससुर ने तीनों के लिए खाने के लिए चाय नाश्ता मंगवाया और सम्राट के बारे में बात करने लगे। उसके ससुर उसे प्यार से समझाने लगे, तानिया अपना दिल मजबूत रखो, इस समय तुम्हारा पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ अपने बच्चों के लिए बल्कि खुद के और सम्राट के लिए भी। सम्राट बचपन से खुश मिजाज और शरारती किस्म का बच्चा था। तुम्हारे उदास रहने से बच्चों पर गलत असर पड़ेगा। तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं तानिया, ये रोने का समय नहीं है, एक दूसरे का संबल बनने का समय। किसी का बात का तनाव मत लो, हम जितनी कोशिश कर सकते थे कर रहे हैं, बाकी सब भगवान के हाथ में। दुखी रहने से वो जल्दी ठीक नहीं हो जाएगा, इसलिए बेहतर है कि तुम ही नहीं हम सब भी इस कठिन परिस्थिति में पॉजिटिव माहौल बनाए रखें। जी मम्मी, आप दोनों सही कह रहे हैं, दुखी होने से समस्या सुलझने की बजाय और उलझ जाएगी। थोड़ी देर बाद उसके सास ससुर घर चले गए। सम्राट अपनी चिरपरिचित अवस्था में बिस्तर पर था और तानिया उससे बातें कर रही थी। कल तुम्हारा ऑपरेशन है सम्राट, उसके बाद तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाओगे। डॉक्टर अरोड़ा कह रहे थे कि हो सकता है तुम्हें होश में आने के बाद कुछ याद न रहे, पर मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। ये सब तो फिल्मों में होता है, हकीकत में नहीं। वैसे भी तुम सबको भूल सकते हो लेकिन मुझे नहीं। तुम्हें याद है मनाली में आने के बाद तुमने मुझे पहचाना था, जबकि मुझे तो तुम्हारा चेहरा ध्यान में भी नहीं था। जब इतने सालों तक बिना मिले याद रख सकते हो तो अब कैसे भूल सकते हो मुझे। तुम्हारी बहुत याद आती है सम्राट, तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। बस कल का दिन और है, उसके बाद तुम होश में आ जाओगे। तुम्हारे होश में आने के ख्याल नहीं, मेरा मन खुशी से पागल हो रहा है। न जाने तुम जब होश में आओगे तब मेरा क्या हाल होगा। तानिया ने उसके माथे को प्यार से चूमा और सो गई। सुबह 9 बजे ही सम्राट के माता पिता और रीना हॉस्पिटल पहुंच गए। दादी की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए वो घर पर आराम कर रही थी। 10 बजे के करीब उसे ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। सभी लोग मन ही मन भगवान से सम्राट के ऑपरेशन के सफल होने की प्रार्थना कर रहे थे। 4 घंटे बाद डॉक्टर अरोड़ा ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और उन्होंने ऑपरेशन कामयाब होने की जानकारी दी। सम्राट को ऑपरेशन थिएटर से आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था। फिलहाल किसी को उसे देखने या मिलने की इजाज़त नहीं थी। तानिया हॉस्पिटल में ही अपने रूम में थी, बाकी सब आराम करने के लिए घर चले गए थे। रात को डॉक्टर अरोड़ा अपनी टीम के साथ सम्राट को देखने के लिए आए। उसकी तबीयत बेहतर थी लेकिन पूरी तरह से ठीक होने के लिए उसे आराम की ज़रूरत थी, इसलिए एक समय में एक ही व्यक्ति को मिलने की इजाज़त थी, वो भी कुछ मिनटों के लिए। पत्नी होने के नाते रात को एक बार तानिया को उसे देखने दिया गया। सुबह उसके माता पिता उसे एक बार देखने गए। अब सबको बस उसके होश में आने का इंतजार था। सभी वेटिंग लाउंज में बैठे हुए थे। तभी तानिया के फोन पर नर्स का फोन आया। हेलो मिसेस ठाकुर, आपके पति को होश आ गया है, आप ऊपर आ जाइए उन्हें देखने के लिए। ये खबर सुनकर तानिया और उसके सास ससुर ने राहत की सांस ली और वो फटाफट आईसीयू की तरफ भागे। एक समय में एक ही व्यक्ति को आईसीयू में जाने की इजाजत थी। तानिया ने अपनी सास को पहले जाने के लिए कहा। आप जाइए मम्मी, माँ होने के नाते सबसे पहले आपका अधिकार है सम्राट से मिलने का। तानिया की बात सुनकर वो भावुक हो गई। उन्होंने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखकर उसका शुक्रिया अदा किया और सम्राट को देखने अंदर चली गई। दवाइयों के प्रभाव के कारण वो पूरी तरह से होश में नहीं था। उसकी आंखें बंद थी। वो उसे प्यार से उठाने लगी। सम्राट ने आवाज सुनकर धीरे से आंखें खोली और उनकी तरफ गौर से देखने लगा, जैसे वो पहचानने की कोशिश कर रहा हो। सम्राट अपनी मम्मी को नहीं पहचाना। चंद सेकंड्स बाद उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और उसने उन्हें मम्मी कहकर पुकारा। फिर उसने आंखें बंद कर ली। वो मुस्कुराते हुए बाहर आ गई। सम्राट कैसा है मम्मी? दवाइयों के प्रभाव के कारण वो नींद में है, लेकिन उसने मुझे पहचान लिया, मम्मी कहकर पुकारा और आंखें बंद कर ली।
उसके बाद तानिया ने अपने ससुर को कहा उसे देखने जाने के लिए, ये सोचकर कि माँ बाप होने के नाते सम्राट पर पहला अधिकार उनका है। उसने उन्हें भी पहचान लिया। अब तानिया की बारी थी। वो आंखें बंद करके लेटा हुआ था। उसने सम्राट के हाथ को प्यार से सहलाते हुए कहा, कैसे हो सम्राट? वो उसे गौर से देखने लगा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो तानिया ने कहा, मैं तानिया, तुम्हारी पत्नी। तुमने मुझे पहचाना नहीं? इससे पहले कि वो जवाब देता, डॉक्टर अरोड़ा आ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए जोश से कहा, हमारा चैंपियन कैसा है अब? उसने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सिर में दर्द और भारीपन है, नींद आ रही है। अच्छा, ये लड़की कौन है जो तुम्हारे सामने खड़ी हुई है? पता नहीं, पर इसका चेहरा मेरी टीचर तानिया से मिलता जुलता लग रहा है। ये सुनकर तानिया की आंखें भर आई। वो रोते हुए बाहर चली गई और अपनी सास से गले मिलकर रोने लगी। वो उसे यूं रोते हुए देख घबरा गई। क्या हुआ बेटा, ऐसे रो क्यों रही है? मम्मी, उसने मुझे नहीं पहचाना। उसे यह याद है कि मैं कभी उसकी टीचर थी, लेकिन ये नहीं कि हमारी शादी हो चुकी है और मैं उसकी पत्नी हूँ। ये सुनकर उसके सास ससुर स्तब्ध हो गए। इधर डॉक्टर अरोड़ा को ये बात समझ में नहीं आई कि उसने तानिया को अपनी टीचर क्यों कहा। खैर, बाहर आकर जब उन्होंने तानिया को रोते हुए देखा तो वो उसे समझाने लगे, सब्र से काम लो, अभी अभी उसको होश आया, उसे समय लगेगा सामान्य होने में। कहा। तानिया ने सोचा था सम्राट सबसे पहले उसका नाम लेगा। नाम लेना तो दूर की बात है, उसने तो उसे पहचाना भी नहीं। हैरानी की बात है, वो उसे टीचर के रूप में तो याद थी, लेकिन पत्नी के तौर पर नहीं। डॉक्टर अरोड़ा के दिमाग में बार बार एक ही बात घूम रही थी कि सम्राट ने तानिया को पत्नी के तौर पर तो पहचाना नहीं, लेकिन टीचर के तौर पर पहचान लिया। इसके पीछे की वजह जानने के लिए उन्होंने उसके पिता राजवीर ठाकुर को मिलने के लिए अपने केबिन में बुलाया। हेलो डॉक्टर। हेलो मिस्टर ठाकुर, सम्राट की तबीयत पहले से बेहतर है, उसे जल्दी रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। 2 महीने कोमा में रहने के कारण उसके अंगों में शिथिलता आ गई है। उसे दूर करने के लिए जल्दी उसकी फिजियोथेरेपी शुरू कर दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपकी वजह से मेरा बेटा कोमा से बाहर आ पाया है। ये सुनकर वो हल्का सा मुस्कुराए। मैंने एक डॉक्टर होने का फर्ज निभाया है और कुछ नहीं। मैं आपसे सम्राट और तानिया के रिश्ते के बारे में जानना चाहता हूँ। उसने सबको पहचान लिया, लेकिन तानिया को नहीं। वो उसे टीचर के रूप में याद है, लेकिन पत्नी के रूप में नहीं। ऐसा क्यों? दरअसल तानिया उसकी टीचर रह चुकी है। स्कूल में जब वो 12वीं कक्षा में था तब तानिया ने उसे पढ़ाया था। वो स्कूल के समय से उसे पसंद करता था। उसके बाद दोनों 7 साल बाद फिर से मनाली में मिले। दोनों में प्यार हो गया और उन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर ली। खैर, अब हमने तानिया को बहू के रूप में अपना लिया है। ओ, बड़ी अलग सी प्रेम कहानी है दोनों की। पर बड़े दुख की बात है, उसे ये याद नहीं कि वो उसकी पत्नी है। खैर, मुझे उम्मीद है उसे जल्दी सब कुछ याद आ जाएगा। 2 दिन तक सम्राट को आईसीयू में रखने के बाद उसे रूम में शिफ्ट कर दिया गया। सुबह उसके मम्मी पापा मिलने आए थे। ज्यादा देर बैठने की इजाजत नहीं थी, इसलिए वो जल्दी ही चले गए। उनके जाने के बाद तानिया ने उससे पूछा, क्या तुम्हें सच में याद नहीं, या फिर यह मुझे परेशान करने का कोई नया तरीका है तुम्हारा? आपका सवाल ही मेरी समझ से बाहर है, तो क्या जवाब दूं? मैं क्यों परेशान करूंगा आपको? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, आप इतने सालों बाद यहाँ हॉस्पिटल में मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? और आप मेरी मम्मी पापा को मम्मी पापा कहकर क्यों बुला रही हैं? सास ससुर को मम्मी पापा कहकर ही बुलाया जाता है भारत में। मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब हमारी शादी हो चुकी है और मैं तुम्हारे जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली हूँ। वो उसे मोबाइल में उसकी और अपनी शादी की तस्वीरें दिखाने लगी। सम्राट को अभी यकीन नहीं हो रहा था। तानिया की बातों पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया और आंखें बंद कर ली। कुछ कहते क्यों नहीं हो? इस तरह से आंखें क्यों बंद कर ली? तस्वीरें देखकर तो लग रहा है आप जो कह रही हैं सच है, लेकिन समस्या ये है कि मुझे कुछ याद नहीं है। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं सोना चाहता हूँ। मैं इस विषय पर दोबारा बात नहीं करना चाहता। इसके बाद तानिया ने उसे कुछ याद दिलाने की कोशिश नहीं की। वो उसे और तनाव नहीं देना चाहती थी। उसका दिल ये अभी भी मानने को तैयार नहीं था कि वो उसे याद नहीं। उसका मन कह रहा था कि सम्राट नाटक कर रहा है उसे भूलने का। शाम को रोहन और दीपिका आए थे मिलने के लिए और उसने उन दोनों को पहचान लिया। रोहन को देखकर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। रोहन ने उसका हाथ सहलाते हुए कहा, कैसा है सम्राट? ठीक हूँ, थोड़ा सिर में दर्द बना रहता है। आंखें तो खुल गई हैं, लेकिन शरीर अभी ठीक से काम नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे हाथ पांव जाम हो गए हों। डॉक्टर का कहना है कि फिजियोथेरेपी के बाद चल फिर पाऊंगा। खैर, तू बता, तू कैसा है? तूने और दीपिका ने शादी कब की? ये सुनकर रोहन और दीपिका हैरान हो गए।
हमारी शादी तेरे ही होम स्टे में हुई थी मनाली में। शादी का सारा इंतजाम तूने किया था सम्राट। सम्राट ने गहरी सांस भरते हुए कहा। लगता है मुझे अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा याद है और आधा भूल गया हूँ। ने झिझकते हुए पूछा, तुम्हें तानिया से अपनी शादी तो याद है ना? नहीं, मुझे बस इतना याद है कि वो हमारी स्कूल टीचर थी। ये सुनते ही तानिया अपने आंसू पोंछते हुए बाहर चली गई। दीपिका, तुम जाकर तानिया को संभालो, तब तक मैं इसकी खबर लेता हूँ। अब बता, तू सच में उसे भूल गया है या फिर तू मजाक कर रहा है? मुझे मजाक करके भला क्या मिलेगा? सच में मुझे कुछ याद नहीं है। अच्छा, तुझे ये तो याद है ना कि तेरा उस पर क्रश था स्कूल टाइम में, तू उसके पीछे पागल था। वो कैसे भूल सकता हूँ, वो सब मुझे अच्छी तरह से याद है। उसने मुझे हमारी शादी की तस्वीर दिखाई थी और ये भी कहा कि वो मेरे जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली है। तुझे इतना सब कुछ देख सुनकर भी कुछ याद आया या नहीं? सम्राट, तेरी शादी में मैं और दीपिका आए थे। तेरा धर्मशाला में हनीमून भी मैंने स्पॉन्सर किया था। मैं मानता हूँ इस बात को कि तुम लोग जो कह रहे हो वो सच कह रहे हो, लेकिन अपने दिमाग का क्या करूं? कोई बात नहीं, तुझे कुछ याद नहीं है तो ये तो तेरे लिए खुशी की बात है कि जिसके पीछे तू पागल था वो अब तेरी बीवी बन चुकी है। इसलिए एक अच्छे पति की तरह बर्ताव कर और नई जिंदगी की शुरुआत कर। दिमाग पर ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है। सम्राट ने कोई जवाब नहीं दिया। रोहन ने बस जाते हुए इतना ही कहा कि वो तानिया से ऐसा कुछ न कहे जिससे उसके दिल को ठेस पहुंचे। उनके जाने के बाद जब तानिया कमरे में आई तो वो उसे नजरअंदाज करते हुए अपने मोबाइल में लग गई और जोर जोर से हंसने लगी। ये देखकर सम्राट चिढ़ गया। ऐसा क्या देख रही हो मोबाइल में जो इतना जोर से हंस रही हो? कपिल शर्मा का शो देख रही हूँ। तुम अपना आराम करो, सिर दर्द कर रहा है। ठीक है, नर्स को बुला कर ले आती हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। जरा धीरे हंसो, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं बाहर चक्कर काट कर आती हूँ 10 मिनट में। तुम यहाँ मेरी देखभाल करने के लिए हो कि बाहर फिरने के लिए? प्रेगनेंसी में घूमना फिरना जरूरी है। अगर मेरे पति ठीक होते तो वो मेरे साथ चक्कर काटते। उन्हें तो अपने बच्चों की फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे तो है। ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। मेरा खाने का समय होने वाला है। तानिया चक्कर काट कर समय से आ गई। कुछ ही मिनटों में खाना भी आ गया। वो प्यार से उसे खाना खिला रही थी। कल मैं मनाली वापस चली जाऊंगी सम्राट। अब से तुम्हारे साथ मम्मी रहेंगी। वैसे भी मैं तुम्हें याद नहीं हूँ। ऐसी स्थिति में मैं यहाँ रुककर तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहती। तानिया को लगा वो उसे जाने से मना करेगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रात को तानिया की सिसकों की आवाज सुनकर सम्राट की नींद खुल गई। उसे रोता हुआ देख उसके दिल ने कहा कि बहुत नाटक हो गया, अब उसे सच बोल देना चाहिए। ऐसे रोगी तो बच्चे भी रोते हुए पैदा होंगे। तानिया ने चिढ़कर जवाब दिया, तुम्हें मेरे बच्चों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? इधर आओ मेरे पास। तानिया गौर से उसकी तरफ देखने लगी, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो उसकी बातों के पीछे का अर्थ। अब ऐसे ही देखती रहोगी कि मेरे पास भी आओगी? तुम तो मुझे भूल गए हो ना, फिर किस हक से तुम्हारे पास आऊं? तुम्हें भूल सकता हूं क्या कभी? ये सुनकर तानिया के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और वो झट से उसके पास पहुंच गई। तुमने झूठ क्यों बोला सम्राट कि मैं तुम्हें याद नहीं हूं? तुमसे नाराज था। होश में आने पर सबसे पहले मैं तुम्हें देखना चाहता था, लेकिन तुमने मम्मी पापा को भेज दिया, इसलिए सोचा क्यों ना तुम्हें परेशान किया जाए। ये बहुत ही वाहियात किस्म का मजाक है सम्राट। मैं प्रेग्नेंट हूँ, अगर मुझे इस वजह से कुछ हो जाता तो? तुम्हें पता है, जब से तुम्हारे नाम के साथ ठाकुर जुड़ा है तब से तुम निर्भीक हो गई हो। मुझे पता था तुम इस बात पर कभी विश्वास नहीं करोगी कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ। हम दोनों एक दूसरे की किस्मत है तानिया। ना हमें कुछ होगा और ना ही हमारे बच्चों को। सम्राट बार बार तानिया की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं आपकी इस मुस्कुराहट के पीछे की वजह जान सकती हूँ सम्राट ठाकुर? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं पिता बनने वाला हूँ, वो भी जुड़वा बच्चों का। तुम्हारा वो हनुमान मंदिर वाला पंडित तो सच में कमाल का निकला। तुमसे मिलने से पहले मैं ज्योतिष और किस्मत को नहीं मानता था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मानने लगा हूँ। याद है जब तुम मनाली आई ही थी और हम पास वाले जंगल में सैर कर रहे थे, तब तुमने मुझे अपने हाथ में दूसरी शादी और जुड़वा बच्चों के योग के बारे में बताया था। उसी दिन से मुझे लगने लगा था कि तुम दिल्ली छोड़कर मनाली मेरे लिए ही आई हो। फिर कुछ समय बाद जब मुझे रीना से पता चला कि मम्मी को किसी पंडित ने कहा है कि मेरी शादी तलाकशुदा बड़ी उम्र की लड़की से होगी, तब तो मेरा विश्वास और भी पक्का हो गया कि मेरी किस्मत में तुम ही हो। एक बार मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊं, फिर हनुमान मंदिर चलेंगे, दर्शन भी कर लेंगे और उन पंडित जी से भी दोबारा मिलना हो जाएगा। वैसे तुम्हें कब लगा कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? मोनिका के आने पर तुम्हारा मुझे नज़रअंदाज करना खला था।
जब तुमने मुझे आत्महत्या करने से बचाया था और गले से लगाकर कहा था, तानिया जिंदगी अभी बाकी है। उस पल तुम्हारी बाहों में असहज महसूस करने की बजाय मैंने खुद को सुरक्षित महसूस किया था। मुझे डर लगने लगा था अपने आप से कि कहीं मैं तुमसे प्यार न करने लगूं। मैं फिर से प्यार करके धोखा नहीं खाना चाहती थी, इसलिए तुम्हारे प्यार को नकारती रही। लेकिन किस्मत से कौन भाग सकता है? आखिर में मैंने तुम्हारे प्यार के आगे हार मान ही ली। अगर तुम हिम्मत ना करते तो आज हम साथ ना होते। हमारे साथ होने का सारा श्रेय तुम्हें जाता है। मेरे लिए भी आसान नहीं था ये फैसला लेना। बहुत गणित लगाया लेकिन दिल के आगे सब फेल हो गया। किस्मत खुद चलकर मेरे पास आई थी। सारी बातें तुम्हारी तरफ इशारा कर रही थी। ऐसे में ना कहता तो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ कहलाता। जिस लड़की के कभी मैंने सपने देखे थे, वो 7 साल बाद अचानक से ज़िंदगी में आ जाए तो सोचो दिल का क्या हाल होगा। होश में आने के बाद बहुत रोमांटिक बातें करने लगे हो सम्राट ठाकुर। एक बारी ठीक हो जाऊं तानिया, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा पति को सिर्फ प्यार भरी बातें ही नहीं, प्यार करना भी आता है। सम्राट की शरारत भरी मुस्कुराहट देखकर तानिया ने प्यार से उसके माथे को चूम लिया। मुझे भी उस दिन का बेसब्री से इंतजार है सम्राट। बहुत मुश्किल से गुजरे हैं ये 2 महीने। ऐसी कोई रात नहीं गुजरी होगी जिस रात में रोई ना हूं। तुम्हारे माता पिता साथ नहीं देते तो पता नहीं मैं इतना सब अकेले कैसे संभालती। वैसे मेरे मम्मी पापा का व्यवहार अचानक से इतना बदल कैसे गया? कुछ तुम्हारे कोमा में जाने की वजह से और कुछ हमारे बच्चों की खबर के कारण। इसलिए कहते हैं तानिया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे इस एक्सीडेंट की वजह से हमें हमारा परिवार वापस मिल गया। सही कह रहे हो तुम। तुम्हारी सोनोग्राफी की रिपोर्ट कहाँ है? मुझे देखनी है। ताने ने जब उसे रिपोर्ट दिखाई तो वो भावुक हो गया। आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपने दुपट्टे से उसके आंसू पोंछने लगी। सम्राट ठाकुर इतना भावुक क्यों हो रहा है? मैंने इस एक्सीडेंट की वजह से बहुत कुछ मिस कर दिया। मैंने तुम्हारी पहली सोनोग्राफी मिस कर दी। अपने बच्चों की पहली धड़कन को सुनने के एहसास को भी मिस कर दिया। खैर कोई बात नहीं, अब से अगली बार से हर बार मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ डॉक्टर के पास। तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं चाहती भी नहीं हूं कि तुम मुझे कभी अकेला छोड़ो। दोनों की प्यार भरी बातें चल ही रही थी कि तभी सम्राट के माता पिता आ गए। आज उन्हें कमरे का माहौल कुछ बदला बदला सा लग रहा था। तानिया और सम्राट दोनों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे, पर इस खुशी की वजह उन्हें समझ नहीं आ रही थी। तानिया की सास ने उससे पूछा, क्या बात है, आज तुम्हारे चेहरे की रंगत बदली बदली सी है? सम्राट को सब याद आ गया क्या? इससे पहले कि वो कुछ जवाब देती, सम्राट बोल पड़ा, मम्मी मैं कुछ नहीं भूला था, बस भूलने का नाटक कर रहा था। ऐसे ही तानिया को परेशान कर रहा था। ये सुनकर उसके मम्मी पापा दोनों को ही गुस्सा आ गया। गुस्से में उसके मम्मी उसे डांटने लगी, सम्राट अभी तू ठीक होता ना तो जोर से तेरे कान खींचती। ऐसा भी कोई मजाक करता है क्या? वो प्रेग्नेंट है, अगर उसे कुछ हो जाता तो? मम्मी मैं कोमा में था, मुझे कैसे पता होगा उसकी प्रेगनेंसी के बारे में? अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा मजाक कभी नहीं करता। वैसे देख रहा हूँ मेरी गैरहाजिरी में इसने मेरी जगह ले ली है। आप अपनी बहू के लिए अपने बेटे को डांट रही हैं, उसके पापा ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या करें, बहू की सरकार है। बहू को नाराज करके बेटे की नाराजगी थोड़ी ही न मोल लेनी है। ऐसा कुछ नहीं है पापा, आपका जितना डांटना है तानिया को डांटिए, मैं कुछ नहीं कहूँगा। तुम्हारे इस एक्सीडेंट ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है बेटा। हम समझ चुके हैं बच्चों के बिना माँ बाप के जीवन का कोई आधार नहीं है। हमने जो तानिया और तुम्हारे साथ बर्ताव किया उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। हम दोनों ने उन बातों को भुला दिया है पापा, आप भी भुला दीजिए। आप लोगों ने जो हमारे लिए किया है उसके लिए तो हम आपके जीवन भर आभारी रहेंगे। आप लोग नहीं होते तो पता नहीं तानिया सब कुछ अकेले कैसे संभालती। तानिया दोनों के पांव छूकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, लेकिन उसकी सास ने यह कहकर रोक दिया, बेटियां पांव नहीं छूती तानिया, हमारे लिए रीना और तुम बराबर हो। उन्होंने प्यार से उसे गले से लगा लिया। आज तानिया बहुत खुश थी। सम्राट के परिवार के रूप में उसे अपना परिवार मिल गया था। वो तो खुश थी लेकिन कोई और दुखी था। रजत को संजय के ऊपर गुस्सा आ रहा था। उसने उसे बताया क्यों नहीं कि सम्राट को दिल्ली लाया गया है इलाज के लिए। अगर उसे उसका खबरी नहीं बताता तो पता ही नहीं चलता कि कबूतर कबूतरी दिल्ली में है। सामने मेज पर रखी अपनी और तानिया की शादी की तस्वीर को वो प्यार से देखते हुए सोचने लगा, कितना लंबा समय बीत चुका है तुम्हें देखे हुए, तुम्हारे जिस्म को छुए हुए। अब तो तुम दिल्ली में ही आ गई हो, लगता है मिलना जरूर होगा। तुम्हें क्या लगता है तानिया? किस्मत का खेल देखो, जहां से भागी थी एक बार फिर से वहीं पर लौट आई हो। अतीत को कितना ही भुलाना चाहो, अतीत पीछा नहीं छोड़ता। अतीत को भुलाया जा सकता है तानिया,
लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। सम्राट की फिजियोथेरेपी शुरू हो गई थी। हाथ पैरों की नसों में जान फिर से वापस आ रही थी। अब तो उसने वॉकर के सहारे से चलना फिरना भी शुरू कर दिया था। बीच में दादी और रीना भी मिलने आए थे। उसकी बेहतर होती तबीयत को देख सभी खुश थे। सम्राट अपनी जिंदगी को ईश्वर का चमत्कार ही मानता था। 2 महीने कोमा में रहने के बाद होश में आना किसी चमत्कार से कम नहीं था। मंदिर और पूजा पाठ से वो दूर ही रहता था, लेकिन अब भगवान में उसकी आस्था बढ़ने लगी थी। आजकल उसका मनपसंद काम था तानिया को निहारना। पहले से उसका वजन बढ़ गया था और अब पेट भी अच्छा खासा दिखने लगा था। उसे तैयार होते देख उसने पूछा, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? डॉक्टर के पास चेकअप के लिए। इसी हॉस्पिटल में एक लेडी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है। अकेली जा रही हो? नहीं, मम्मी के साथ। मनाली में भी चेकअप के लिए वही गई थी मेरे साथ में। मैं भी चलूंगा साथ। तुम कैसे जाओगे साथ? व्हील चेयर में बैठकर। जब तुम ठीक हो जाओगे तब चल पड़ना, अभी तुम आराम करो। नहीं, मुझे तुम्हारी सोनोग्राफी होते हुए देखनी है। अभी 4 महीने बाकी हैं प्रेगनेंसी के। अगली सोनोग्राफी में साथ चलना। कहीं तुम्हें शर्म तो नहीं आ रही मुझे अपने साथ ले जाने में? बेकार की बातें बंद करो। खैर, तुम्हें जो समझना है समझो। मैं व्हील चेयर का इंतजाम करके आती हूँ। बाद में जाना, पहले मेरे पास आओ। तानिया चुपचाप जाकर उसके पास खड़ी हो गई। इतनी गुस्से में क्यों हो? तुम्हारी वजह से गुस्से में हूँ। तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हें व्हील चेयर पर साथ ले जाने से मुझे शर्म आएगी? ऐसा वाहियात ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? तुम्हारे बच्चों की माँ बनने वाली हूँ मैं। इसका मतलब समझते हो कि नहीं? अभी अभी तुम ठीक हुए हो और मैं नहीं चाहती तुम्हें किसी वजह से तकलीफ हो। सब समझता हूँ, पर तुम भी समझने की कोशिश करो ना। मैं अपने बच्चों को देखना चाहता हूँ, उनकी धड़कन सुनना चाहता हूँ। पहले ही बहुत कुछ मिस कर चुका हूँ, अब और मिस नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारी प्रेगनेंसी का हर अनुभव महसूस करना चाहता हूँ। ये सुनकर तानिया की आंखें नम हो गई। तुम्हें पता है जब मैं पहली बार डॉक्टर के पास गई थी तब तुम्हें कितना मिस किया था। शुक्र है भगवान का कि तुम्हें होश आ गया। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर जहाँ जाएंगे साथ में जाएंगे। ठीक है। तुम व्हील चेयर के लिए बोल कर आओ, तब तक मैं थोड़ा सुस्ता लेता हूँ। थोड़ी देर में सम्राट की मम्मी भी आ गई। वार्ड बॉय की मदद से उसे व्हील चेयर पर लेकर वो लोग डॉक्टर के पास चले गए। जल्दी उनका नंबर आ गया। तानिया की डॉक्टर मीनू ने उसे देखते ही सवाल पूछा, ये आपके साथ व्हील चेयर पर कौन है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरे पति हैं, सम्राट ठाकुर। इसी हॉस्पिटल में दाखिल हैं। कुछ समय पहले ही इनकी ब्रेन सर्जरी हुई है। 2 महीने तक ये कोमा में थे, सर्जरी के बाद होश में आए हैं। उसकी सास और डॉक्टर मीनू दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो समझ गए थे कि सम्राट बहुत उत्साहित थे तानिया की सोनोग्राफी देखने के लिए। शुरुआती चेकअप के बाद उन्होंने उसकी सोनोग्राफी शुरू की। जब उन्होंने स्क्रीन पर उसके बच्चों की तरफ इशारा किया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने तानिया का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। डॉक्टर ने उसे उनकी धड़कन भी सुनाई। अपने बच्चों की धड़कन को उसने पहली बार सुना था और इस एहसास ने उसे तानिया और बच्चों के प्रति और भी करीब कर दिया था। बड़ा अलग सा एहसास था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। आंखों में आंसू थे, होठों पर मुस्कुराहट और दिल में सुकून। पिता बनने के एहसास ने उसकी भावनाओं को एक अलग स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया था। उसके लिए अब अपने परिवार से अहम जिंदगी में कुछ नहीं था। बच्चे एकदम स्वस्थ थे, फिक्र की कोई बात नहीं थी। बस डॉक्टर ने कुछ हिदायतें दी थी तानिया को उसकी सेहत को लेकर, जिसका उसे ध्यान रखना था। उन्होंने सम्राट से भी कहा जल्दी ठीक होने के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा तानिया का ख्याल रख सके। डॉक्टर के पास से वापस आकर दोनों ही चुप थे। उसकी सास उसके मनपसंद व्यंजन बनाकर लाई थी। जुड़वा बच्चों के कारण तानिया को भूख ज्यादा लगती थी। हर घंटे में उसका कुछ न कुछ खाने का मन करता था। वो सम्राट को हिदायत देकर गई थी उसके खाने का ख्याल रखने के लिए। सास के जाते ही तानिया दौड़कर सम्राट के गले से लग गई। वो बेहताशा उसके चेहरे को चूम रहा था, उसके पेट को सहला रहा था, मानो शुक्रिया कर रहा हो उसके उसके जीवन की इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। ये उनकी जिंदगी का बेहद खास पल था, जब एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पण को अभिव्यक्त करने के लिए शब्दों के सहारे की जरूरत नहीं थी। एक प्रेम भरा स्पर्श ही काफी था, यह एहसास दिलाने के लिए कि दोनों एक दूसरे के लिए कितने अहम हैं। सम्राट से ही तो उपजा है तानिया का नाम, वो नहीं तो तानिया नहीं। दोनों एक दूसरे में इतने खोए हुए थे कि अगर दरवाजे पर दस्तक ना होती तो दोनों अलग नहीं होते। नर्स दवाई देने आई थी। वो उन दोनों के चेहरे को देखकर समझ गई कि उसने उनके निजी पलों में खलल डाल दिए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर सम्राट, आपको याद है ना ये हॉस्पिटल है?
ये सुनकर दोनों झेम गए और इधर उधर देखने लगे। तभी जाते हुए नर्स ने तानिया को धीरे से कहा, मैं जा रही हूँ, ध्यान से कमरे को अंदर से बंद कर लीजिएगा। नर्स हंसते हुए बाहर चली गई। तानिया शर्म से पानी पाने रही थी। ओहो तानिया, इसमें इतना शर्माने की क्या बात है? दोनों पति पत्नी है और उस पर 2 महीने बाद में कोमा से लौटा हूँ। इतना प्यार करने का हक तो बनता है। वैसे भी ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे जो तुम परेशान हो रही हो। उस नर्स की बातों की वजह से शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब तुम भी आराम करो और मुझे भी करने दो। तानिया को बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने चोरी करते हुए पकड़ लिया हो। एक तरफ तो वो ये सोचकर परेशान हो रही थी और दूसरी तरफ जब भी उस पल के बारे में सोचती तो होंठों पर मीठी सी मुस्कुराहट तैरने लगती। वो अचानक से उठी और उसने कमरे की चटकनी लगा दी। सम्राट, थोड़ी सी मेरे लिए भी जगह बनाओ, मुझे तुम्हारे साथ सोना है। अचानक से मेरी शर्मीली तानिया इतनी बिंदास कैसे हो गई? इतनी मिन्नतों के बाद तुम ठीक हुए हो। करीब रहना तो बनता है। इन पलों पर हमारा हक है सम्राट। और वैसे भी ठाकुरों ने कब दुनिया की परवाह की है जो अब करेंगे। वाह मेरी ठकुराइन, आज तो तुमने दिल खुश कर दिया। इतनी तकलीफों से गुजरने के बाद दोनों की जिंदगी में खुशी आई थी, जिसे वो दूर रहकर एक पल के लिए भी खोना नहीं चाहते थे। कुछ दिनों बाद सम्राट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। महीने पहले उसे यहाँ स्ट्रेचर पर बेहोशी की हालत में लाया गया था और अब वो अपने पैरों से चलकर तानिया का हाथ थामे यहाँ से बाहर जा रहा था। उसे उसके पिता लेने आए थे। मम्मी और रीना घर पर रहकर उनके गृह प्रवेश की तैयारियों में व्यस्त थी। आधे घंटे के सफर के बाद कार एक बड़ी सी कोठी के बाहर जाकर रुक गई। पूरा घर फूलों से सजाया हुआ था। उनके स्वागत के लिए दरवाजे पर उसकी मम्मी रीना और दादी खड़े हुए थे। उन्होंने दोनों की आरती उतारी। फिर तानिया ने चावल से भरे लोटे को पांव से अंदर गिराया। लाल कुमकुम से भरी थाल में उसने पहला कदम रखा और इस तरह शुभ लाल रंग में डूबे हुए पैरों के निशान पीछे छोड़ते हुए अपने घर में कदम रखा। पहले दोनों ने घर के मंदिर में जाकर भगवान को प्रणाम किया और फिर सबके पांव छूकर उनका आशीर्वाद लिया। आज सारा खाना दोनों की पसंद का बना था। दोनों खाना खाकर आराम करने अपने कमरे में जा ही रहे थे कि उसकी सास ने उन्हें रोक लिया। उनकी नजर उतारने के लिए इतना प्यार और अपनापन देखकर तानिया की आंखें नम हो गई। कुछ देर बाद सम्राट उसे अपने कमरे में ले गया। तानिया बड़े ध्यान से उसका कमरा देख रही थी। बहुत बड़ा कमरा था, साथ ही बालकनी भी थी। बालकनी से लॉन का नजारा साफ दिखता था। तुम्हारा कमरा तो बहुत बड़ा है सम्राट, किसी महंगे होटल के डिलक्स कमरे जैसा लग रहा है। ये घर तो मनाली वाले घर से भी बड़ा है। तुम तो बहुत बड़ी असामी निकले सम्राट ठाकुर। ये घर पापा का है। मेरा घर तो छोटा सा है जिसमें तुम शादी के बाद गई थी। वही हमारा असली घर है तानिया। यहाँ हम सिर्फ तुम्हारी डिलीवरी तक हैं। बच्चे हो जाने के बाद हम मनाली वापस चले जाएंगे। बाकी अगर तुम्हें बड़े घर में यहाँ के ऐशो आराम में रहने का मन है तो इस बारे में सोचना पड़ेगा। मुझे यहाँ के ऐशो आराम वाली जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं है। अपने पति की मेहनत से बने हुए उस छोटे से घर में मेरी जान बसती है। उस घर की हर चीज हमने मिलकर खरीदी है। वो हमारा घर है सम्राट। उसने आगे बढ़कर तानिया को गले से लगा लिया। टू बी कंटिन्यूड।